दोस्तों, तारीख थी 25 और 26 जून 1975 की मध्य रात्रि। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के कहने पर एक हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद सारा खेल ही बदल गया। दरअसल उन्होंने यह हस्ताक्षर किए थे देश के आपातकाल के दस्तावेज पर। फिर 26 जून के सवेरे के साथ ही सुबह 6 बजे के करीब मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई जाती है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि भारत में आपातकाल लगा दिया गया है। इंदिरा गांधी की यह बात सुनकर मंत्रियों के भी पसीने छूट गए थे। कुछ ही देर बाद जब लोग रेडियो पर सुनते हैं तो इंदिरा गांधी की आवाज में एक संदेश सुनाई देता है, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया है और इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरे देश में माहौल ही बदल गया था। और दोस्तों, फिर क्या था, जहां पर भी इस आपातकाल का विरोध किया जाता, उन नेताओं को जेलों के अंदर ठूसा जाने लगा। 25 जून की रात से ही विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आलम यह था कि देश में कई जगह जेलों में जगह भी नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसके बाद हर अखबार के दफ्तर पर एक सेंसरशिप अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी खबरें छापने वाले अखबारों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय आपातकाल के दौरान 3800 अखबारों को जब्त किया गया था। उस समय कुछ पत्रकारों की कलम सरकार के खिलाफ चल गई थी। इसका खामियाजा 327 पत्रकारों को हवालात के पीछे जाकर चुकाना पड़ा। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इस दौरान ब्रिटेन के द टाइम ऑफ गार्जियन जैसे अखबारों के 7 संवाददाताओं को भारत से ही बाहर कर दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और राम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डालना है। और आपातकाल के दौरान कई लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। इसी डर से कई जगह पर रातों रात गांव खाली करके लोग चले गए थे। आलम यह था कि कई गांवों को पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेर करके जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई। आंकड़े बताते हैं कि 1 साल के भीतर 62 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। हालांकि इस कदम से सरकार आबादी कम करना चाहती थी, लेकिन सरकार का यह कदम लोगों पर भारी पड़ गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बुरी तरह कुचल दिया गया। जहां भी आंदोलन किया गया वहां पर प्रशासन की मदद से बर्बरता से कुचल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि सरकार को लगा कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है और ये भी सरकार के विरोध में उतर सकता है। इसके बाद पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और इसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया। उस दौरान सरकारी संसाधनों का पूरा दुरुपयोग किया गया। यहाँ तक कि ऐसे संविधान संशोधन कर दिए गए जिनसे प्रधानमंत्री के हाथों में पूरी शक्ति आ गई थी। संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अखबारों की आजादी छीन ली गई थी। इसके अलावा अभिव्यक्ति के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। यहाँ तक कि जीवन के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। लेकिन भला सत्ता के नशे में चूर इंदिरा गांधी को यह सब कुछ कहां दिखने वाला था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चारों तरफ इंदिरा गांधी की आलोचना होने लगी। भारत के लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत भयंकर गुस्सा था। इमरजेंसी हटाने के लिए कई संगठन सड़क पर उतर गए थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इस काल को भारत के कई नेताओं ने इतिहास का काला दौर बताया है। लेकिन दोस्तों, आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इस तरह इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा? दोस्तों, दरअसल बात है 24 जून 1975 की, जब कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी के बारे में एक फैसला आता है। इस फैसले ने इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी थी। ये फैसला था 1971 के चुनाव के बारे में। दरअसल 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के बलबूते पर कांग्रेस भारी बहुमत से आई थी और इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव रायबरेली से लड़ा था और इनकी विरोध में सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1,11,000 मतों से अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हरा दिया। लेकिन उन्हें यह हार हजम नहीं हुई क्योंकि वह मतगणना से पहले ही उन्हें लग गया था कि जीत तो पक्की है, अब तो बस रिजल्ट आना है। लेकिन इतनी बड़ी हार देखकर सहन नहीं हुआ और इसी हार की हड़बड़ाहट में वो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है और सरकारी खजाने में मौजूद तय सीमा से अधिक पैसे खर्च करके चुनाव में धांधली की है और चुनाव में घोटाला करके उन्होंने ये जीत हासिल की है। करीब 4 साल तक ये मामला कोर्ट के अंदर चलता रहा। साल 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी और 12 मई 1975 को मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए और रायबरेली से इंदिरा गांधी को अवैध ठहरा दिया और अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी के चुनाव पर रोक लगा दी।
इसके बाद इंदिरा गांधी इस मामले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां भी इंदिरा गांधी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए फैसला दे दिया। इसके बाद विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी पर टूट पड़ी। चारों तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता सड़कों पर उतर गए। चारों तरफ एक ही आवाज थी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण सहित बड़े नेताओं ने एक विशाल रैली की, जिसमें लाखों लोग उपस्थित हो गए थे। लाखों लोगों की ये भीड़ इंदिरा गांधी की दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। इस रैली में बड़े पैमाने पर इस बात पर जोर दिया गया और जनता से अपील की गई कि कांग्रेस का बहिष्कार करे और कोई भी सरकारी अधिकारी इनकी बात न माने। कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा गांधी काफी दुखी थी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में ये किसी सियासी भूचाल की तरह था। माना जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन संजय गांधी ने यहाँ पर सारा खेल पलट दिया और उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि वह इस बड़ी आपदा से आपातकाल के जरिए बच सकती है। उस वक्त तक संजय गांधी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सलाहकार भी थे और ऊपर से जेपी के आंदोलन में लाखों लोगों की भीड़ देखकर इंदिरा गांधी को एक ही रास्ता दिख रहा था और उन्होंने आव देखा न ताव सीधा पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया। 25 जून 1975 का यह दिन भारत के लिए कोई नॉर्मल दिन नहीं था, क्योंकि इस दिन लोकतंत्र का गला बुरी तरह घोटा गया था। जब कैबिनेट के मंत्रियों को ये बात पता चली तो वह भी हैरान रह गए थे। इसके बाद शुरू होता है इंदिरा गांधी का मनमाना रवैया। जहां भी सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत खुसर फुसर होती, उन्हें जेलों के अंदर भर दिया जाता। इसके बाद इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना होने लगी और आपातकाल हटाने को लेकर आंदोलन होने लगे। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन 19 महीनों में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया और 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। मगर यहाँ पर यह फैसला इंदिरा गांधी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आपातकाल की वजह से जो लोगों पर अत्याचार हुए थे, उनसे लोग भारी गुस्से में थे और लोग इसी बात की फिराक में थे कब चुनाव हो और कब इस शासन का अंत हो। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही हार गए और फिर 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। इंदिरा गांधी के हारने के बाद जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और करीब 30 साल बाद इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का दबदबा हो गया। कांग्रेस अपने कारनामों की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद जब नई सरकार आई तो उसने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया था। दोस्तों, नई सरकार भी 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई थी और अंदरूनी कलह की वजह से यह सरकार भी 2 साल में गिर गई। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत? इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।